तो चलिए जानते हैं कि प्लांट्स में किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करना, ये प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है। देखिए, बेसिकली प्लांट्स अपना खाना किस तरह से बनाता है। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन से ये पानी अब्सॉर्ब करता है रूट के माध्यम से। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसका खाना बनता है। इसका खाना मेनली क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और इसके लिए इसे जो पानी चाहिए होता है ये इसे ज़मीन से ये अब्सॉर्ब करता है और साथ ही साथ उस पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन वगैरह ये ज़मीन से ही अब्सॉर्ब करता है। छोटे प्लांट्स को अगर आप देखें, जैसे कि ये एक बहुत छोटा सा प्लांट है, तो यहाँ पत्तियों में और ये जो तना है, दैट मीन जो स्टेम है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। जहाँ भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। सो यहाँ पर इन रीजन्स में फोटोसिंथेसिस होने के कारण इन रीजन में ग्लूकोज बनता है और इस ग्लूकोज को इसके बॉडी के हर पार्ट में पहुंचना होता है, क्योंकि यही ग्लूकोज जो है यही एनर्जी देता है। इसी से इस प्लांट को एनर्जी मिलता है। तो इसका जो रूट्स है, इन रूट्स तक भी ग्लूकोज को पहुंचना होता है। तो अगर आप पात देखें, ये पात बहुत छोटा होगा। यहाँ जो ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना होगा और इस ग्लूकोज को बनने के लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो पानी चाहिए होगा वो भी रूट से जो यहाँ तक पहुंचेगा पत्तियों तक, ये डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो ये बहुत इजीली ये जो खाना है ग्लूकोज है और बहुत इजीली ये जो पानी है ये रूट से पत्तों तक, और खाना दैट मीन ग्लूकोज पत्तों से रूट तक बड़े आसानी से पहुंच सकता है। ये डिफ्यूजन के माध्यम से ही पहुंच सकता है। डिफ्यूजन एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेनॉन है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है, बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, तो इस समय क्या होता है कि डिस्टेंस जो है रूट से पत्तों तक का डिस्टेंस और पत्तों से रूट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर डिफ्यूजन काम नहीं करता है। तो यहां पर बहुत स्पेशलाइज्ड वेसल्स होता है इन कामों को करने के लिए। इन वेसल्स को जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। जाइलम एक ऐसा सिस्टम है जो कि पानी को रूट से पत्तों तक पहुंचाता है, वह पेड़ के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और फ्लोएम एक ऐसा सिस्टम है, वेसल सिस्टम है, जिससे कि पत्तों में बना हुआ खाना, जहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा, वहां पर बना हुआ ग्लूकोज जो है वो इसके बॉडी के हर एक पार्ट तक, रूट तक भी ये पहुंच पाता है। तो यहां पर आपको एक छोटा सा पौधा, उसका स्टेम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है और उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पर एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो ये जो आपको बड़ा बड़ा वेसल्स का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसे जाइलम कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पतले पतले नैरो ट्यूब्स जैसा है, इन्हें फ्लोएम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जाइलम पे बात करेंगे, जो कि पानी को कैरी करता है रूट से पत्तों तक, अलग अलग बॉडी पार्ट तक। जाइलम का जो सेल होता है, ये जितना मैच्योर करते जाता है वो सेल, उतना वो डेड होते जाता है। सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें एनर्जी नहीं लगता है, ये खुद ब खुद होता है। तो चलिए देखते हैं ये खुद ब खुद कैसे होता है। उससे पहले थोड़ा सा जाइलम का स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो जाइलम जो है अलग अलग पार्ट से बना हुआ होता है। ये हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है पेड़ पौधों को, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइलम जो है ये ट्रैकेड से बना हुआ होता है और यहाँ पर जाइलम वेसल आपको दिख रहा है और यहाँ पर बीचों बीच जाइलम फाइबर होता है। तो जाइलम एक ऐसा सिस्टम है जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में पाया जाता है, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करता है और इसका मेन पार्ट है वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेड, ये सारा इसका मेन पार्ट है। अब देखिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता किस तरह से है। पानी जो है जमीन से ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ट्रैवल करता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट ये कैसे ट्रैवल कर सकता है? ग्रेविटी का तो नेचर है हर चीज को नीचे की तरफ खींचना, ये पानी को भी नीचे की तरफ खींच के ले जाता है। तो ग्रेविटी के खिलाफ ये चढ़ता कैसे है? और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी की खपत नहीं होती है। ऐसा सिस्टम होता है जो कि खुद ब खुद होता है, पेड़ को इसके लिए एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो पानी का ऊपर चढ़ना है, ये मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है कैपिलरी एक्शन, दूसरा है रूट प्रेशर और तीसरा है ट्रांसपायरेशन।
चलिए देखते हैं एक एक करके। कैपिलरी एक्शन जो है, ये अगर आप एक जार में पानी ले और एक कांच का एक पतला सा ट्यूब, नैरो ट्यूब अगर उसमें इंसर्ट कर दे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे पानी ऊपर की तरफ चढ़ गया। यहां पर जो फैक्टर काम कर रहा है, ये पानी का सरफेस टेंशन यहां पर काम कर रहा है, और ये जो एक्शन है इसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। आप 11th-12th में जाकर इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, खासकर 11th के सेकंड पार्ट में, फिजिक्स के सेकंड पार्ट में जाकर पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कैपिलरी एक्शन किस तरह से होता है। बहुत सारे इक्वेशंस भी आपको वहां पर जानना है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, ये जो स्पेस होता है, नैरो स्पेस होता है, इस नैरो स्पेस में सरफेस टेंशन के कारण ये अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया कैपिलरी एक्शन। दूसरा फैक्टर है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर किस तरह से काम करता है, देखिए यहां पर रूट्स में आयन का एक्यूमुलेशन होता है। तो आयंस का जब रूट्स में एक्यूमुलेशन होता है तो पानी का कंसंट्रेशन जो है ये रूट में कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके सराउंडिंग्स जो सॉयल है, उस सॉयल से पानी अंदर आता है और इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का भी स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया था इस पे भी, तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहां पर पानी जो है ऑस्मोसिस से ये अंदर की तरफ जाता है। जब ऑस्मोसिस के कारण पानी रूट के अंदर जाता है तो उस रीजन में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, पानी का अमाउंट वहां पर बढ़ जाता है, और उस प्रेशर के कारण ये जो है पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। क्योंकि रिलेटिवली ऊपर की तरफ जो है पानी का प्रेशर कम होगा, रूट में ज्यादा पानी अंदर आ जाने के कारण वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ये तो दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर है ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन क्या है, जब पानी स्टोमाटा से एवोपोरेट करता है। देखिए स्टोमाटा खुलता क्यों है, क्योंकि उसे गैस का एक्सचेंज करना होता है, पत्तियों को गैस का एक्सचेंज करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो इस समय स्टोमाटा खुलता है। इस दौरान कुछ वाटर वेपर यहां से बाहर निकल जाता है। अब जब वाटर वेपर बाहर निकल जाता है तो इस रीजन में, पत्तों के रीजन में पानी का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो पानी का प्रेशर अगर ऊपर स्टोमाटा में अगर ये ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियसली नीचे से पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा। एक तो वहां पर कैपिलरी एक्शन काम कर रहा है, दूसरा वहां पर काम कर रहा है रूट प्रेशर, और ऊपर से अगर ट्रांसपैरेशन के कारण यहां पर प्रेशर डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो ऑब्वियसली पानी जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। तो ये तीसरा फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर पानी जो है ये ग्रेविटी को डिफाई करते हुए जाइलम के थ्रू ये रूट से पत्तों तक पहुंच पाता है। अब देखते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये करता है फ्लोएम, और इस प्रोसेस को, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फ्लोएम सिर्फ खाने को, दैट मीन सिर्फ ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये एमिनो एसिड और बाकी सब्सटेंसेस को भी जिस जगह पे इसका स्टोरेज की ज़रूरत है, जैसे कि फल में, फिर रूट्स में, फिर बीज में, तो इन सारे जगहों तक पहुंचाता है। सो ग्लूकोज भी पहुंचाता है, एमिनो एसिड और बाकी सब्सटेंसेस को भी ये ज़रूरी जहां पर ज़रूरत है वहां तक पहुंचाता है। तो यहां पर देखें फ्लोएम का एक थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहां पर आप देखें सीव ट्यूब है, यहीं से मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है। खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब्सटेंसेस का, वो इसी के माध्यम से होता है। और इसके आसपास इसके कंपेनियन सेल्स होते हैं। यहां पर आपको एक कंपेनियन सेल दिख रहा है, यहां पर भी एक कंपेनियन सेल है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब इसे अचीव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब सुक्रोज जैसा मटेरियल क्या होता है, ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो आता है एटीपी से।
इससे पहले हम लोगों ने एटीपी कैसे बनता है, एडीपी से एटीपी कैसे बनता है, एनर्जी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को ट्रैप करके एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है तो वो एटीपी बन जाता है। आगे चल के एक फॉस्फेट ग्रुप अगर एटीपी से हट जाए तो वो काफ़ी एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो इस तरह से एटीपी जो है ये एनर्जी रिलीज करता है। पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उसी एनर्जी को खपत करते हुए, उसी एनर्जी को यूज करते हुए सुक्रोज जो है फ्लोएम टिश्यू के अंदर चला जाता है, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। हमें पता है कि मान ले यहाँ पर एक ट्यूब है और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके चारों तरफ पानी है, इसके अंदर भी पानी है और यहाँ पर अगर कोई भी सल्यूट रहे तो फिर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, सल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है ऐसे सिचुएशन में बाहर से पानी अंदर की तरफ आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये चारों तरफ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो पानी है ये इसके अंदर आने लगता है। इस प्रेशर के कारण जो यहाँ अंदर का जो मटेरियल है ये मटेरियल मूव करने लगता है और इसी तरीके से फ्लोएम के माध्यम से जो मटेरियल्स है ये मटेरियल जगह जगह पर पहुंच पाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सक्रीशन पे बात करेंगे, वहाँ ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन और साथ ही साथ प्लांट्स में किस तरह का एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।